नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ गुप्त साम्राज्य का भाग 3 और इस भाग 3 में हम लोग बात करेंगे गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन तथा गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में। और साथियों, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निश्चित जो है प्रश्न पूछा जाता है गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में, और इन दोनों प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संपूर्ण अध्ययन मैं आपको करवाऊंगा मात्र 40 प्रश्नों के माध्यम से। इन 40 प्रश्नों के अंदर पूरी तरह से केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा नियमित रूप से जो वीडियो आपके बीच प्रदर्शित किए जा रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है साथियों, निम्न में से असत्य कथन है। अब देखिए साथियों, 4 मैंने कथन आपको दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा असत्य या गलत है। तो इनमें से या तो हो सकता है चारों सत्य हो या एक असत्य है। तो देखते हैं हम। पहला कथन है, गुप्त काल में राजा का पद वंशानुगत होता था तथा सदैव मतलब हमेशा बड़े पुत्र को सिंहासन पर बैठाया जाता था। यह है पहला कथन। दूसरा कथन है, गुप्त काल में राजा के देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित नहीं था। तीसरा है, शासक को धर्म के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का रक्षक माना जाता था। और चौथा कथन है, राजा को विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त थी। तो देखिए साथियों, इन चारों कथनों को आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। ये कथन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला जो कथन है वो गलत है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। देखिए साथियों, गलत क्यों है? गुप्त काल में राजा का पद वंशानुगत होता था, इतना कथन बिल्कुल सही है। पिता के बाद में उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता था, उसके बाद में उसका पुत्र बनता था, तो वंशानुगत आधार पर जो है वो राजा का पद हो चुका था गुप्त काल में। लेकिन आगे जो वाक्य दिया गया है कि सदैव बड़े पुत्र को सिंहासन पर बैठाया जाता था, तो ऐसा कोई उत्तराधिकार नियम नहीं था गुप्त काल में कि सबसे बड़े पुत्र को ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। जो भी योग्य होगा उसी को उत्तराधिकार के तहत सिंहासन पर बैठाया जाता था। तो अच्छी तरह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि साथियों ऐसे वाक्य होते हैं जो हमें लगता है कि वास्तव में ये वाक्य तो एकदम सही है, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ असत्य जरूर मिलेगा। तो इसमें यही गलती है कि बड़े पुत्र को कोई जरूरी नहीं है। हालांकि बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाए जाने पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन यदि बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी है और लेकिन उसमें पर्याप्त शासक बनने की योग्यता नहीं है, तो उसे उत्तराधिकार नियम के तहत सिंहासन पर नहीं बैठाया जाएगा। यह भी एक नियम था। और बाकी राजा की जो देवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वो गुप्त काल में प्रचलित नहीं था। राजा भी एक सामान्य जन का नेतृत्व करने वाला माना जाता था। तीसरा है, धर्म के अनुसार वर्णाश्रम का रक्षक राजा को माना जाता था, यह भी सही है। और राजा को जो है वो विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता गुप्त काल में प्राप्त थी। तो ये चारों कथनों में से पहला कथन जो है वो असत्य है। दूसरा प्रश्न है, गुप्त प्रशासन में किन किन वंशों के अंश देखने को मिलते हैं? अब देखिए साथियों, इसमें आपको 4 राजवंश दे देगा और पूछ लेगा कि गुप्त प्रशासन जो था, केंद्रीय प्रशासन जो था, उसमें कौन कौन से वंशों के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो 4 प्रशासनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। चारों आप ध्यान में रखिए, मौर्य प्रशासन, सातवाहन प्रशासन, शक प्रशासन और कुषाण प्रशासन। इन चारों प्रशासनों के जो लक्षण हैं वो सम्मिलित रूप से गुप्त प्रशासन में देखने को मिलते हैं। और गुप्त जो थे वो प्रारंभ काल में कुषाणों के सामंत थे, ये आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब देखिए साथियों, प्रशासन में जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता था राजा के बाद,
वो होता था सर्वोच्च अधिकारी कुमारामात्य। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। अगर साथियों प्रश्न आपको पसंद आए और आपको ये लगे कि हाँ सर के द्वारा की गई मेहनत हमारे लिए काफ़ी हद तक उपयोगी रहेगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन में पदाधिकारियों के वेतन की व्यवस्था किस प्रकार की थी? मतलब राजकीय पदाधिकारियों को वेतन किस प्रकार से मिलता था? तो देखिए साथियों, आपको इसमें बात दो ध्यान में रखनी है कि प्रारंभ में राजकीय पदाधिकारियों को जो वेतन मिलता था वो नकद रूप से मिलता था, नकद वेतन मिलता था प्रारंभ में। परंतु आगे चलकर जो है वो नकद वेतन के स्थान पर भूमि दान की प्रथा भी गुप्त काल में प्रचलन में आ गई थी। तो शुरुआत में तो नकद वेतन मिलता था और आगे चलकर जो है वो नकद वेतन के अतिरिक्त जो है वो भूमि दान की व्यवस्था भी प्रचलन में आ गई थी। अगला प्रश्न है, किस वंश के काल में भूमि दान या भूमि अनुदान केवल ब्राह्मणों तथा पुरोहितों को ही दिया जाता था? तो देखिए साथियों, गुप्त काल में तो ये जो भूमि दान है ये हर राजकीय पदाधिकारी को, प्रांतीय पदाधिकारियों को दिया जाना प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा वंश था जिसने भूमि अनुदान केवल ब्राह्मणों और पुरोहितों को ही देना प्रारंभ किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आता है। ये वंश है सातवाहन वंश। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि अनुदान के संबंध में कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है? तो देखिए वही बात है, गुप्त काल में भूमि अनुदान के संबंध में कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है? गुप्त काल के अंत में प्रशासनिक अधिकारियों को भी भूमि अनुदान दिया जाने लगा। इससे पहले क्या किया जाता था? प्रशासनिक अधिकारियों को नकद वेतन दिया जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देखिए साथियों, गुप्तकालीन प्रशासन की दो प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है केवल। एक तो प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो गया। जैसे मौर्य काल में प्रशासन जो था वो केंद्रीकृत था, संपूर्ण प्रशासन राजा के नियंत्रण में था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? गुप्त काल में प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो ये विकेंद्रीकरण आपको ध्यान में रखना है प्रशासन का। एक जो विशेषता है वो है सामंतवाद को बढ़ावा मिला। तो गुप्त शासक जो थे उन्होंने शासकों को पराजित किया और उन्हें उनका साम्राज्य वापस लौटा दिया या फिर उनके साम्राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन गुप्त काल में साथियों विशेष बात क्या हुई कि सामंतवाद को बढ़ावा मिला। सामंतवाद को बढ़ावा क्यों मिला? क्योंकि कई गुप्त शासकों ने, जैसे अब हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो आपको पता है समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत या उत्तरी भारत के साम्राज्यों को तो एकदम ध्वस्त कर दिया, उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन दक्षिणापथ के जो 12 राज्य थे उनको उनका साम्राज्य वापस लौटा दिया और उनसे सभी प्रकार के कर वसूल किए। तो कहने का मतलब जो है गुप्त शासकों ने सामंतवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि शासकों को पराजित करने के पश्चात इन शासकों ने उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। तो ये जो सामंत थे और जो गुप्त शासक जो भूमि अनुदान दे रहे थे, तो उस भूमि अनुदान के कारण भी जो है भूमि ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र अधिकारी बन गया था अपनी भूमि का। तो ये दो विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है, प्रशासन का विकेंद्रीकरण हुआ गुप्त काल में और एक सामंतवाद को बढ़ावा मिला। अब देखिए साथियों, भूमि पर राजस्व सहित प्रशासनिक व न्यायिक शक्तियां भी दान ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। तो राजा के द्वारा मुझे कोई भूमि अनुदान में मिली है तो इसका मतलब अब उस भूमि का मालिक मैं खुद हूं। उस भूमि पर प्रशासनिक और न्यायिक शक्ति भी किसको प्राप्त है? मुझे प्राप्त है। इसी से क्या हुआ? विकेंद्रीकरण और सामंतवाद को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में मंत्री परिषद का उल्लेख करने वाले विद्वान थे। तो गुप्त काल में राजा की सहायता और सलाह करने के लिए मंत्री परिषद भी उल्लेखित है। तो उस मंत्री परिषद का उल्लेख करने वाले विद्वान थे दो। या तो आपको ऑप्शन में कालिदास का नाम मिलेगा या कामंदक। कालिदास आप जानते हो मेघदूत के रचयिता हैं, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं, ऋतु संहार के हैं, कुमार संभव के हैं। इसी तरह से कामंदक का जो ग्रंथ है वो है नीति शास्त्र।
तो ये दो विद्वान हैं जिन्होंने गुप्त काल में मंत्री परिषद का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में राजा के बड़े अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो राजा के प्रशासन में, मंत्री परिषद में जो बड़े अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था अमात्य। ये याद रखना आप, गुप्त काल में बड़े अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। और ये भी प्रश्न आता है कि गुप्त काल में अमात्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो अमात्यों की नियुक्ति स्वयं सम्राट के द्वारा की जाती थी। अगला प्रश्न है, अमात्यों की नियुक्ति ब्राह्मण वर्ग से ही की जानी चाहिए, यह किस स्मृति में वर्णित है? तो कात्यायन स्मृति जो है वो इस चीज का उल्लेख करती है कि ये जो बड़े अधिकारी हैं राज्य के, वो बड़े अधिकारी केवल ब्राह्मण वर्ग से ही नियुक्त किए जाने चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कथन अमात्यों की नियुक्ति ब्राह्मण वर्ग से ही की जानी चाहिए कौन सी स्मृति में वर्णित है? ये आपको 4 स्मृतियां दे देगा, तो उत्तर आएगा कात्यायन स्मृति। तो कई बार जैसे साथियों प्रश्न ये भी आया हुआ है कि कात्यायन स्मृति जो है वो कौन से वंश से संबंधित है? तो वो गुप्त वंश से संबंधित है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन का राज चिन्ह क्या था? तो गुप्त प्रशासन का राज चिन्ह क्या था? गरुड़ था। आप सभी जानते हैं गरुड़ जो है वो गुप्त प्रशासन का राज चिन्ह था। और वो कौन सा शासक था जिसने गरुड़ के स्थान पर मयूर आकृति के सिक्के जो चलाए थे? तो आप अच्छी तरह ध्यान में कर लीजिए इस बात को। अगर आपने पिछले दोनों भाग देखे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं कि वह गुप्त शासक जिसने अपने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर या मोर की आकृति को अंकित करवाया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी व प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशेन कौन कौन से केंद्रीय पदों पर आसीन थे? तो ये आप सभी जानते हैं, समुद्रगुप्त वाले अध्याय में भाग प्रथम में मैंने आपको ये सारी बात बताई थी कि समुद्रगुप्त का दरबारी और प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था हरिशेन। और ये जो हरिशेन था वो 3 पदों पर आसीन था। देखिए कौन कौन से पद हैं। कुमारामात्य, ये गुप्त प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, आप अच्छी तरह जान लीजिए इस पद को, कुमारामात्य। दूसरा था संधि विग्रहक। संधि विग्रह कौन होता था साथियों? युद्ध व शांति का अधिकारी, या जिसे कहा जाता था विदेश मंत्री। तीसरा जो पद इसको प्राप्त था वो था महादंड नायक। महादंड नायक कौन होता था? मुख्य न्यायाधीश होता था। साथियों केंद्रीय प्रशासन में तो यही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं कि आपको पूछ लेगा संधि विग्रह कौन था, महादंड नायक कौन था, कुमारामात्य कौन था, प्रतिहार कौन था, दंडपाशिक कौन था। तो सारे के सारे प्रश्न जो हैं मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और यकीन मानिए आपको कहीं अन्यथा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर गुप्त काल के प्रशासन में केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन का प्रश्न आएगा तो इस वीडियो में से निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो महादंड नायक कौन था? मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा केंद्रीय पदाधिकारी असंगत है? अब इसका मतलब है कि कौन सा गलत है इनमें से। तो मैंने 4 पदाधिकारियों के नाम लिख रखे हैं और आगे इनका कार्य लिख रखा है कि क्या कार्य था। तो 3 तो इसमें सही है और 1 गलत है। तो देखिए आप, प्रतिहार, ये उच्च अधिकारी कौन होता था? केंद्रीय अधिकारी, अंतःपुर का रक्षक, मतलब शासन के आंतरिक और सीमांत क्षेत्रों में जो रक्षा का दायित्व संभालता था उसको कहा जाता था प्रतिहार, जो सुरक्षा अधिकारी था। एक था पुस्तपाल। पुस्तपाल कौन होता था? भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। तो साथियों डायरेक्ट प्रश्न भी आ जाता है कि गुप्त काल में भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी कौन था? नीचे दे देगा 4 अधिकारियों के नाम, तो ये था पुस्तपाल। अगला है दंडपाशिक। दंडपाशिक कौन होता था? पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर अधिकारी को बोला जाता था दंडपाशिक। और एक है गोलमिक। गोलमिक के आगे मैंने लिखा है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। तो देखिए साथियों आप जानते हो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? कुमारामात्य होता था। तो जाहिर सी बात है ये कथन क्या है? गलत है। तो गलत है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि गोलमिक कौन था? गोलमिक होता था वन अधिकारी, फॉरेस्ट ऑफिसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो ये केंद्रीय प्रशासन के अधिकारियों के ही बारे में मैं आपको बता रहा हूं सारा,
यह आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए। कौन से अधिकारी को किस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था सम्राट के द्वारा? तो देखिए अब आ रहा है महाप्रतिहार, एक पदाधिकारी है महाबलाधिकृत, एक है महासंधि विग्रहक और एक है विनय स्थिति स्थापक। तो अब सुमेलित करना है इनको। तो देखो महाप्रतिहार को किसके साथ सुमेलित करेंगे? राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी। देखो साथियों, प्रतिहार जो होता था वो तो होता था अंतःपुर का सुरक्षा अधिकारी, ये ध्यान में रखिए आप। और अगर महाशब्द लग जाए पहले महाप्रतिहार आ जाए तो ये था राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी। दूसरा है महाबलाधिकृत। बल, बल माने सेना होता है, तो महाबलाधिकृत आप क्या बताओगे? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? महाबलाधिकृत। एक देखिए महासंधि विग्रहक। अभी हमने पढ़ा था हरिशरण में कि वो संधि विग्रहक के पद पर था। तो महासंधि विग्रहक होता था सबसे बड़ा अधिकारी, उसके नियंत्रण में होता था संधि विग्रहक। तो महासंधि विग्रहक भी कौन होता था? विदेश मंत्री या युद्ध व शांति का अधिकारी। चौथा है विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक कौन सा अधिकारी होता था? जो धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था उसको बोलते थे विनय स्थिति स्थापक। तो साथियों, जरूरी नहीं है कि इस तरह से आपको सुमेलित ही प्रश्न आए, क्योंकि सुमेलित भी प्रश्न आ जाता है या आपको व्यक्तिगत भी पूछ सकता है। विनय स्थिति स्थापक था, ऑप्शन में दे देगा अंतःपुर का रक्षक, वन अधिकारी, धार्मिक मामलों का अधिकारी, विदेश मंत्री। तो इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा साथियों? पहले का आ जाएगा डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए। अगला प्रश्न है असंगत पदाधिकारी को छांटिए। अब इसमें आपको कौन सा युग्म जो है वो असंगत है वो देखना है अच्छी तरह अपन को। तो पहला है कर्णिक। कर्णिक का ध्यान में रखिए, कर्णिक होता था लिपिक। ध्यान में रखिए अच्छी तरह, कई बार परीक्षाओं में आता है। अग्रहारिक कौन होता था? जो दान विभाग का अधिकारी होता था उसको बोला जाता था अग्रहारिक। सोलकिक। अब देखिए साथियों, ज्यादातर ये भी आ जाता है सोलकिक और गोलमिक, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सोलकिक स से चालू होता है, मतलब शुल्क से संबंधित था ये। तो सोलकिक कौन था? सीमा शुल्क विभाग का प्रमुख था सोलकिक। अच्छी तरह ध्यान में रखिए। गोलमिक, इसमें लिख रखा है नगर का मुख्य अधिकारी। अभी अपन ने पहले बात की थी, गोलमिक कौन होता था? जो वन अधिकारी होता था। तो ये असंगत हो गया ना चार वाला। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये असंगत है, तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि नगर का मुख्य अधिकारी कौन होता था। तो नगर का मुख्य अधिकारी कहलाता था पूरपाल। अब देखिए यहां पे कंफ्यूज मत होइए, एक मैंने आपको इससे पहले बताया था पुस्तपाल। पुस्तपाल कौन होता था? जो भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। और नगर का मुख्य अधिकारी होता था पूरपाल। इसमें भी कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं पूरपाल और पुस्तपाल में। तो गोलमिक नगर का मुख्य अधिकारी नहीं होता था, पूरपाल होता था। तो गोलमिक कौन होता था? बताइए, वन अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन में राजकीय कोष का प्रधान कौन होता था? तो जो राजकीय कोष होता था उसका प्रधान होता था महाभंडागाराधिकृत। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, महाभंडार। देखो पूरा का पूरा राजकोषीय भंडार जिसके नियंत्रण में होता था तो वो होता था महाभंडागाराधिकृत। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। अब देखिए साथियों, जितने भी केंद्रीय प्रशासन में पदाधिकारी थे वो सारे के सारे मैंने आपको सुमेलित करने के माध्यम से बता दिए हैं। ये प्रश्न बता दूंगा ना, उसके बाद में आप सारे अधिकारियों के बारे में जान जाएंगे। अगर मैं आपको एक साथ क्रम से सारे अधिकारी बताता तो शायद आपके ध्यान में नहीं रहते। अब आपके अच्छी तरह ध्यान में रहेंगे, और ऐसी बात नहीं है, प्रश्न आता भी इसी तरह परीक्षाओं में। तो देखिए सुमेलित करना है अपन को। सबसे पहले है इधर महाअक्षपटलिक, एक है ध्रुवाधिकरणिक, एक है रणभंडागारिक और एक है महादंडनायक। तो देखो साथियों, महाअक्षपटलिक कौन होता था? वो अधिकारी जो आय व्यय का लेखा रखता था। यहां भूमि का लेखा जोखा रखने वाले व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, आप ये ध्यान में रखिए, कहीं आप कर दो पुस्तपाल। आय व्यय लेखा रखने वाला अधिकारी कहलाता था महाअक्षपटलिक। ध्रुवाधिकरणिक कौन होता था? राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी। वो अधिकारी जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, राजस्व एकत्रित करता था, उसको कहा जाता था ध्रुवाधिकरणिक।
रण भंडागारिक कौन होता था, इसमें आप ध्यान में रखिए, इसमें आप राजकीय कोष का अधिकारी मत कर देना कि सर बता रहे थे भंडार, वो अलग है। ये है रण भंडागारिक। रण भंडागारिक जो होता था वो कौन होता था, सेना के सामान की व्यवस्था रखने वाला अधिकारी। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। वो था महाभंडागाराधिकृत, जो राजकीय कोष का प्रधान होता था, और ये है अलग। अगला है महादंड नायक। महादंड नायक आप शुरुआत में पढ़ चुके हैं, ये होता था मुख्य न्यायाधीश। तो जितने भी राजकीय पदाधिकारी थे केंद्रीय प्रशासन में, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आप अच्छी तरह ध्यान में रख लीजिए कि महाप्रतिहार कौन होता था, जो राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी होता था। महाबलाधिकृत कौन होता था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महासंधि विग्रह कौन होता था, तो जो विदेश मंत्री होता था, युद्ध शांति का अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक कौन होता था, धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था। लिपिक कौन होता था, कर्णिक को बोला जाता था। दान विभाग का अधिकारी क्या कहलाता था, अग्रहारिक कहलाता था। नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था, पूर्वपाल कहलाता था। वन अधिकारी कौन कहलाता था, गोलमिक होता था। राजकीय कोष का प्रधान कौन होता था, महाभंडाराधिकृत होता था। और आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला कौन होता है, तो वो महाअक्षपटलिक होता था। मुख्य न्यायाधीश कौन होता था, महादंड नायक। राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी कौन होता था, तो ये होता था ध्रुवाधिकरणिक। इसके अलावा सेना के सामान की व्यवस्था रखने वाला व्यक्ति कौन होता था, ये कहलाता था रण भंडागारिक। तो ये सारे के सारे केंद्रीय प्रशासन के पदाधिकारी हैं जो मैंने आपको संपूर्ण रूप से बता दिए हैं। अब इसके बाहर प्रश्न आने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 1 का बी हो गया, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सेन किस शासक का मंत्री था। तो देखिए साथियों, 3-4 एक व्यक्तियों के नाम आते हैं आई बार परीक्षाओं में, और शासक के बारे में पूछे जाते हैं कि वो किस शासक का दरबारी था, या मंत्री था, या सेनापति था। तो पृथ्वी सेन जो था वो मंत्री था कुमारगुप्त प्रथम का। अच्छी तरह ध्यान में रखना। और ये कौन था, शिखर स्वामी का पुत्र था। अब देखिए शिखर स्वामी किसका मंत्री था, तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री। और इस शिखर स्वामी का पुत्र था पृथ्वी सेन, ये कुमारगुप्त प्रथम का मंत्री था। आम्रकारदेव किसका मंत्री था, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। इसके अलावा हरिशेन जो है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये किसका मंत्री था, तो ये समुद्रगुप्त का मंत्री था। और जो हरिशेन जो था उसको समुद्रगुप्त के द्वारा कौन कौन से पदों पर आसीन कराया गया था, ये मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूं कि कौन कौन से पदाधिकारी के पद पर वो कार्यरत था। तो कुमारामात्य उसको बनाया गया था, संधि विग्रहक उसको बनाया गया, महादंड नायक उसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, वीरसेन किसका मंत्री था, तो वीरसेन भी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। तो ये चारों ध्यान में रख लो आप, शिखर स्वामी, आम्रकारदेव, हरिसेन और वीरसेन, ये चारों चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। केवल पृथ्वी सेन में आपको कुमारगुप्त प्रथम बताना है। अगला प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में केवल 2 शासकों को अप्रतिरथ की उपाधि मिलने का उल्लेख है, ये कौन थे। देखो साथियों, 2 गुप्तकालीन शासक थे जिन्होंने उपाधि धारण कर रखी थी अप्रतिरथ की। अप्रतिरथ का तात्पर्य भी पूछा जाता है, इसका तात्पर्य होता है अद्वितीय योद्धा। और अप्रतिरथ की उपाधि कौन से 2 शासकों ने धारण कर रखी थी, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में शासन की सर्वोच्च इकाई क्या थी। तो देखिए साथियों, अगर आपको प्रशासन की सर्वोच्च इकाई पूछे तो वो थी देश। याद रखिएगा, प्रशासन की सर्वोच्च इकाई क्या थी गुप्त काल में, देश थी। और इसका संचालन या शासन किसके द्वारा किया जाता था, तो यह सम्राट द्वारा शासित होता था। अगला है, देश का प्रशासक कौन होता था। तो सर्वोच्च इकाई देश थी, देश का प्रशासक कौन होता था, हमें पता चल गया है पहले ही, सम्राट होता था। लेकिन साथियों इसमें जो है आपको परीक्षाओं में बहुत ही कम ऑप्शन में देगा सम्राट, क्योंकि सम्राट देने पर तो सभी लोग गैस कर लेते हैं कि हाँ सम्राट ही है सही उत्तर। तो इसकी जगह शब्द आता है गोप्ता। देश का प्रशासक कौन कहलाता था, सम्राट या गोप्ता। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च प्रादेशिक इकाई देश के नीचे की इकाई क्या थी।
तो देखिए साथियों, ये एक पद सोपान चल रहा है पूरा। सर्वोच्च इकाई कौन सी पढ़ी हमने? देश पढ़ ली। देश का प्रशासक क्या पढ़ लिया? सम्राट या गोप्ता। अब देश के नीचे क्या आता है? देश का निर्माण किससे होता है? राज्यों से होता है, जाहिर सी बात है, प्रांतों से होता है। तो सर्वोच्च प्रादेशिक इकाई या देश के नीचे की इकाई क्या कहलाती थी? भुक्ति कहलाती थी। तो भुक्ति जो है वो कहा जाता था प्रांतों को। तो प्रश्न आता है, गुप्त काल में प्रांतों या राज्यों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भुक्ति या प्रांत का प्रशासक कौन होता था? जैसे देश का प्रशासक जो है वो सम्राट या गोप्ता होता था, उसी तरह से भुक्ति या प्रांत का प्रशासक जो है वो कहलाता था उपरीक। ये नाम आपको ज्यादातर ध्यान में रखना है, उपरीक। इसी को भौगिक या भोगपति भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भुक्ति या प्रांत के नीचे की इकाई क्या थी? अब प्रांतों के नीचे क्या होते हैं साथियों? आप सभी जानते हैं, जिला होते हैं। और गुप्त काल में जिले को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। तो आपको पद सोपान समझ में आ रहा है। सबसे ऊपर देश था, देश का प्रशासक हो गया सम्राट या गोप्ता। उसके नीचे हो गया भुक्ति या प्रांत, उसका प्रशासक होता था उपरीक। और भुक्ति के नीचे होता था विषय, जिसको कहा जाता था जिला। और अगला प्रश्न है, विषय का मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो विषय का प्रमुख अधिकारी होता था विषयपति। अगला प्रश्न है, विषयपति की नियुक्ति कौन करता था? तो विषयपति की नियुक्ति कौन करता था? जो भुक्ति या प्रांत का प्रधान होता था, तो वो करता था उपरीक। संबंधित प्रांत का जो उपरीक होता था वही उस प्रांत के विषयपति की नियुक्ति करता था। अगला है, विषय परिषद क्या थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विषयपति को सलाह देने वाली जो सभा होती थी उसको कहा जाता था नगर सभा। तो विषयपति को सलाह देने वाली सभा जो नगर सभा के नाम से जानी जाती थी, उसी को कहा जाता था साथियों विषय परिषद। अगला प्रश्न है, विषय परिषद के सदस्य कौन कौन होते थे? तो ये आपको ध्यान में रखना है। विषयपति को सहायता देने के लिए जो विषय परिषद का गठन किया जाता था, उसमें सदस्य कौन कौन होते थे? तो ये 4 प्रकार के सदस्य होते थे। चारों आपको ध्यान में रखने हैं। सार्थवाह, नगर श्रेष्ठी, प्रथम कुलीक जो होता था मुख्य शिल्पी, और प्रथम कायस्थ। ये चारों जो हैं सदस्य होते थे विषय परिषद के। अगला प्रश्न है, अधिष्ठान था। तो अधिष्ठान क्या था साथियों? विषयपति का जो प्रधान कार्यालय होता था उसको कहा जाता था अधिष्ठान। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, विषयपति के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला पदाधिकारी क्या कहलाता था? तो विषयपति के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला पदाधिकारी क्या कहलाता था? पुस्तपाल कहलाता था। अगला है, नगर का प्रधान अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी को पता है, नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? पूर्वपाल कहलाता था। और पूर्वपाल का ही एक अन्य नाम भी है साथियों जो परीक्षा में आता है, वो है द्रांगिक। तो ध्यान में रखिएगा, नगर के प्रधान अधिकारी को पूर्वपाल के अलावा द्रांगिक के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि गिरनार नगर का पूर्वपाल चक्रपालित था? तो गिरनार का पूर्वपाल जो था, नगर का प्रधान अधिकारी था, वो चक्रपालित था। इसकी जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख की। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गिरनार नगर का पूर्वपाल कौन था? चक्रपालित था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, जैसे सबसे बड़ी इकाई देश थी, वैसी सबसे छोटी इकाई थी ग्राम या गांव। अगला प्रश्न है, पेट क्या था? तो ग्राम समूह की छोटी जो इकाइयां होती थी, उन ग्राम समूह की छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता था साथियों? पेट कहा जाता था। ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी पूछे तो क्या कहलाता था? या तो ऑप्शन में ग्रामिक दे देगा, या ज्यादातर ऑप्शन में आता है साथियों महत्तर। तो ग्रामिक या महत्तर कहा जाता था ग्राम के सर्वोच्च अधिकारी को। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा को मध्य भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो ग्राम सभा को मध्य भारत में कहा जाता था पंचमंडली। तो पंचमंडली क्या है, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो पंचमंडली है, मध्य भारत में ग्राम सभा को इस नाम से संबोधित किया जाता था। तो देखिए, मैंने लास्ट में दोबारा ये संरचना बनाई है, प्रांतीय प्रशासन की संरचना। सबसे ऊपर देश होता था, देश का प्रशासक पूछा जाए तो गोप्ता या राजा होता था।
देश के नीचे प्रांत या भुक्ति होते थे और इसका प्रमुख होता था उपरीक। प्रांत या भुक्ति के नीचे जो है वो विषय होता था जिला, जिसका प्रमुख होता था विषयपति। इसके नीचे होता था चौथे नंबर पर नगर, इसका प्रमुख अधिकारी होता था पूर्वपाल। और सबसे नीची जो इकाई थी प्रशासन की वो थी ग्राम, इसका प्रमुख होता था ग्रामिक या महत्तर। तो साथियों, ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको संपूर्ण रूप से इन 40 प्रश्नों के माध्यम से केंद्रीय प्रशासन के सभी पदाधिकारी और तथ्य और प्रांतीय प्रशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों में इस उपयोगी तथ्यों को शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो साथियों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। साथियों, यूं ही मेरे मनोबल को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहिए। आपके लिए मैं नियमित रूप से इसी प्रकार वीडियो बनाता रहूंगा। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।